नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ट्रिकी स्टार 12 में। तो चलिए आज से हम लोग हिंदी व्याकरण की शुरुआत करते हैं, हम और आप मिलकर। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। और आज हम लोग शून्य से शिखर तक पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण को, और फर्स्ट चैप्टर से बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं। अगर आपने आज तक कभी व्याकरण का मुंह भी नहीं देखा है, फिर भी व्याकरण आपको पूर्णतः समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए देखते हैं व्याकरण को। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट चैप्टर व्याकरण में जो है, फर्स्ट चैप्टर होता है हमारा वर्णमाला। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है व्याकरण में? वर्णमाला। अब देखिए वर्णमाला को समझने से पहले हम लोग पढ़ रहे हैं व्याकरण, तो व्याकरण को समझना है। और व्याकरण के समझने से पहले हम लोग को जानना होता है कि आखिर भाषा क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे भाषा किसे कहते हैं। तो देखिए जैसे हम अभी बोल रहे हैं और आप समझ रहे हैं, तो ये किस माध्यम से हो पा रहा है संभव? ये भाषा के माध्यम से ही संभव है। भाषा के बिना यह संभव हो ही नहीं सकता है। जैसे मान के चलिए, अगर कहिएगा सर जी कोई व्यक्ति गूंगा भी है, बहरा भी है, मतलब ना ही बोल पाता है और ना ही सुन पाता है, तो वो व्यक्ति का कौन सा भाषा होगा? तो देखिए जब ना कोई बोल सकता है ना सुन सकता है, जब उसको भूख लग जाए या प्यास लग जाए तो वो क्या करेगा? तो जब भूख लगता है ऐसे ऐसे यानी संकेत करेगा, तो आप समझ जाएंगे कि इसे भूख लग गया है। तो वो हो गया सांकेतिक भाषा, ठीक है। अब जैसे हम बोल रहे हैं और आप अभी सुन रहे हैं, तो ये हम मुख से बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, तो ये है हमारा लिखित भाषा, मतलब मौखिक भाषा, ठीक है। अगर किसी बात को हम लिख करके आपके सामने प्रकट करेंगे या लिखित रूप देंगे, तो वो होगा लिखित भाषा। तो चलिए पहले भाषा को हम देखते हैं। तो भाषा क्या? हमारा एक माध्यम है, मतलब अपने मन के विचार को आप तक पहुंचाने का एक माध्यम ही क्या कहलाता है? भाषा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं आखिर भाषा किसे कहते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? भाषा। तो लिखना स्टार्ट कीजिएगा और समझते भी चलिएगा साथ साथ। तो लिखिए भाषा एक माध्यम है। भाषा एक माध्यम है। भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने मन के, मतलब मन के भाव को मतलब जो कहना चाहते हैं, लिखकर, बोलकर या अन्य तरीके से दूसरों के सामने प्रकट करता है, उसे ही क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। उसे ही भाषा कहते हैं। अब समझिए इस बात को। तो भाषा क्या है हमारा? भाषा एक माध्यम है। भाषा एक क्या है? माध्यम है, जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव को क्या करते हैं? आप तक पहुंचा पाते हैं, यानी प्रकट कर पाते हैं। तो वही लिखे हैं कि भाषा एक क्या है? माध्यम है, जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने मन के भावों को लिखकर, बोलकर या अन्य तरीके से क्या करता है? दूसरे के सामने प्रकट करता है। उसे ही क्या कहेंगे? भाषा कहेंगे। अब बात आता है कि भाषा कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कितने तरह से हम दूसरों के सामने अपना बात को, यानी अपने मन के भाव को प्रकट करेंगे। तो देखिए भाषा जो होता है 3 प्रकार के होते हैं। भाषा कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला भाषा मौखिक भाषा। पहला भाषा क्या होता है? मौखिक भाषा। दूसरा हो जाएगा हमारा लिखित भाषा। दूसरा कौन भाषा होगा? लिखित भाषा। और तीसरा हो जाएगा हमारा सांकेतिक भाषा। तीसरा क्या होगा? सांकेतिक भाषा। अब कहिएगा ये तीनों है क्या? तो सबसे पहले समझते हैं। वैसे भी इसके नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। देखिए मौखिक भाषा उस भाषा को कहेंगे जिसके द्वारा
हम बोल करके मतलब मुख से बोल करके हम अगर दूसरों के सामने कोई बात प्रकट करते हैं तो उसको कहेंगे मौखिक भाषा। उसे क्या कहेंगे? मौखिक भाषा। अब देखिए लिखित, लिखित का मतलब होता है लिख कर। अब देखिए किसी भी चीज को मतलब किसी भी मौखिक बातों को अगर हम लिखते हैं, किसी भी कपड़ा कागज इत्यादि कुछ पर भी अगर लिख करके दूसरे के सामने प्रकट करेंगे तो वही हो जाएगा हमारा लिखित भाषा। और अगला क्या है? सांकेतिक भाषा। संकेत, संकेत मतलब होता है इशारा। मतलब अगर हम किसी संकेत के माध्यम से या इशारा के माध्यम से अपने भाव को दूसरे के सामने प्रकट करेंगे वही हो जाएगा हमारा सांकेतिक भाषा। तो देखिए जैसे हम इशारा करके खाना मंगाएंगे तो वो क्या होगा? हमारा सांकेतिक भाषा होगा। वो क्या हो जाएगा? सांकेतिक भाषा। उसी प्रकार से हमको पानी पीना है मान के चलिए, तो ऐसे कर देते हैं तो पानी लेके चल आता है, समझ जाता है कि क्या जरूरत है पानी का। तो मतलब संकेत के माध्यम से जैसे आपको कहीं जाना होगा तो ऐसे इशारा कर देते हैं किसी को तो चल देता है दोस्त लोग साथ में, तो वो कौन भाषा? सांकेतिक भाषा हो गया। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं हम लोग का आज क्या पढ़ने वाले हैं? व्याकरण। तो अब बात करते हैं हम व्याकरण का कि व्याकरण होता क्या है, व्याकरण होता क्या है या व्याकरण किसे कहते हैं। तो देखिए बचपन में आप लोग बहुत रटते हैं व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं, व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं। आखिर शास्त्र है क्या, इसको पहले समझिए। अब देखिए जानते हैं व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं, और ये भी बात समझिए हिंदी में जरा सा कॉमा हलंत बदलने पर भी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अब देखिए व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं, किसे कहते हैं? शास्त्र को। और ये शास्त्र का मतलब होता है किताब यानी पुस्तक। क्या होता है? किताब कहे या क्या कहे? पुस्तक। यानी व्याकरण उस शास्त्र का नाम है जिसमें हम क्या क्या सीखते हैं? किसी भी भाषा को बोलना, किसी भी भाषा को क्या सीखते हैं? बोलना, लिखना, पढ़ना तथा उसका विश्लेषण, उसका क्या सीखते हैं? विश्लेषण करना। तो इसी को क्या कहेंगे? व्याकरण कहेंगे। यानी व्याकरण उस शास्त्र को कहेंगे जिसमें हम क्या क्या सीखेंगे? पढ़ना सीखेंगे, लिखना सीखेंगे, बोलना सीखेंगे और विश्लेषण सीखेंगे। तो उसी को हम लोग कहेंगे व्याकरण। उसको क्या कहेंगे? व्याकरण। अगर एक निश्चित तौर पर देखें तो व्याकरण एक नियम का पुस्तक है। व्याकरण एक नियम का पुस्तक है। अब कहिएगा सर नियम का पुस्तक कैसे? अब देखिए हम यहाँ पे दो शब्द लिख रहे हैं, दो शब्द यहां लिखते हैं हम रोको, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, और यहां हम लगा देते हैं कॉमा। और इसी शब्द को यानी इसी वाक्य को हम लिखते हैं रोको मत जाने दो। अब कहिएगा इसमें क्या अंतर है? तो व्याकरण हमको क्या क्या सिखाता है? तो देखिए ये जो है रोको मत जाने दो, इसका मतलब हुआ कि किसी भी व्यक्ति को या किसी वस्तु को क्या कर रहा है? रोक देने के लिए, उसे मत जाने दो। मतलब कह रहा है रोको, उसे मत जाने दो। लेकिन यहां अगर हम कॉमा के जगह को बदल दिए हैं, यहाँ पे इसको क्या कहते हैं? अल्प विराम। तो अब देखिए रोको मत जाने दो, इसका मतलब हुआ कि उसको क्या करो? रोको मत मतलब नहीं रोको, जाने दो। देखिए दोनों एक दूसरे का उल्टा हो गया है। यहाँ कह रहा है रोको मत जाने दो मतलब उसे जाने नहीं देना है, और यहाँ क्या कह रहा है? रोको मत मतलब उसे नहीं रोको, जाने दो मतलब उसको जाने दो। समझ में आया बात है? तो ये सब बात हम लोगों को क्या सिखाएगा? व्याकरण, कि अल्प विराम कहाँ लगेगा, कौन सा चिन्ह का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, तो ये सारी बात हम लोग सीखेंगे व्याकरण में ही। तो इसीलिए व्याकरण उस पुस्तक का नाम है जिसमें हम किसी भी भाषा को बोलना, लिखना, पढ़ना और उसका विश्लेषण सीखते हैं। तो उसी पुस्तक का क्या कहेंगे? व्याकरण। और व्याकरण हमारा क्या है? एक नियम है। व्याकरण क्या है? नियम है। तो चलिए हम लोग परिभाषा को देखते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण। तो लिखेंगे व्याकरण, व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं, व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं, व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके अध्ययन से, जिसके अध्ययन से कहे या जिसके पढ़ने से, जिसके पढ़ने से या जिसके अध्ययन से मनुष्य, मनुष्य क्या क्या सीखता है? शुद्ध शुद्ध, मनुष्य
शुद्ध शुद्ध लिखना, लिखना, बोलना, पढ़ना तथा, और क्या सीखेंगे, भाषा का विश्लेषण तथा भाषा का विश्लेषण सीखते हैं, सीखते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। उसे ही व्याकरण कहते हैं। उसे ही क्या कहेंगे, व्याकरण कहते हैं। अब देखिए अगला बात क्या है, व्याकरण क्या है, एक नियम है। क्या लिखेंगे, व्याकरण एक नियम है। व्याकरण एक नियम है। अब देखिए नियम कैसे, जैसे हम कहेंगे है एक लड़का राम, है एक लड़का राम, तो क्या ये सेंटेंस यानी ये वाक्य सही है, तो कहिएगा बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि इसका तो कोनो अर्थ ही नहीं है। अब देखिए तो इसी को क्या लिख सकते हैं, यह लड़का राम है, इसी को क्या लिखेंगे, यह लड़का राम है, यह लड़का राम है। तो अब देखिए ये बिल्कुल एक सही वाक्य है। ये क्या है, सही वाक्य है। तो ये कौन सिखाता है इसे अरेंज करने के लिए इस सारे शब्दों को, तो वही सिखाता है हमको व्याकरण। कौन सिखाता है, व्याकरण। यानी व्याकरण कोई भी भाषा का व्याकरण हो, उसमें क्या क्या सीखेंगे, पढ़ना सीखेंगे, लिखना सीखेंगे, बोलना सीखेंगे, और उस भाषा का विश्लेषण। चाहे वो इंग्लिश ग्रामर हो तो इंग्लिश के बारे में होगा, हिंदी व्याकरण है तो ये हिंदी के बारे में होगा, संस्कृत व्याकरण है तो संस्कृत के बारे में होगा। इसी तरह सभी सब मतलब भाषा का अपना अपना क्या होता है, व्याकरण होता है। आगे चलिए अब देखते हैं आखिर व्याकरण के कितने भेद हैं, व्याकरण के कितने भेद हैं। तो अब देखिए यहाँ विश्लेषण था, विश्लेषण लिख लीजिएगा आप लोग, विश्लेषण सीखते हैं, विश्लेषण सीखते हैं। अब देखिए व्याकरण के जो होते हैं 5 भेद होते हैं, व्याकरण के 5 भेद। अब देखिए कौन कौन भेद, पहला होता है वर्ण विचार, पहला क्या होता है, वर्ण विचार। दूसरा होता है शब्द विचार, दूसरा क्या होता है, शब्द विचार। तीसरा होता है वाक विचार, तीसरा क्या है, वाक विचार। चौथा होता है चिन्ह विचार, चौथा क्या है, चिन्ह विचार। और अगला होता है छंद विचार, अगला क्या होता है, छंद विचार। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं व्याकरण कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। साथ साथ बोलिए कौन कौन, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार और छंद विचार। कौन कौन होता है, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार और छंद विचार। तो व्याकरण के मुख्यतः कितने भेद हैं, 5 भेद। अब देखिए इस 5 भेद में सबसे पहले हम लोग जानेंगे वर्ण विचार को। किसको जानेंगे, वर्ण विचार को। आखिर वर्ण विचार क्या होता है, तो चलिए ऊपर से हम मिटाते हैं। आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो हम बगल हो गए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब देखते हैं वर्ण विचार को, ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब देखिए देखेंगे वर्ण विचार आखिर होता क्या है। पहले लिखेंगे वर्ण विचार, वर्ण विचार। अब देखिए वर्ण विचार इसके नाम से ही पता चल रहा है। वर्ण का मतलब तो वर्ण हुआ और विचार का मतलब इसमें वर्ण के बारे में क्या करेंगे, विचार करेंगे। तो आखिर कहेगा वर्ण विचार कहते किसे हैं, तो आइए परिभाषा के माध्यम से देखते हैं। तो लिखेंगे व्याकरण का वह भाग, व्याकरण का वह भाग, व्याकरण का वह भाग जिसमें वर्णों के, जिसमें वर्णों के रचना, वर्णों के रचना, उच्चारण तथा प्रकार के बारे में, प्रकार के बारे में वर्णन हो, उसी को क्या कहेंगे, वर्ण विचार। उसी को क्या कहेंगे, उसे वर्ण विचार कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, वर्ण विचार कहते हैं। यानी समझिएगा इनको कि वर्ण विचार क्या कहे, किसे कहेंगे, व्याकरण के जिस भाग में। अब देखिए जैसे मान के चलिए एक हमारे पास छोटा सा व्याकरण है, इसको लेते हैं।
ये बच्चा वाला व्याकरण है। जैसे हमारे पास उपहार वाल व्याकरण आप देख रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या है, उपहार वाल व्याकरण में अब देखिए यहाँ पे आपको वर्ण विचार दिख रहा होगा, अगर नहीं भी दिख रहा है तो समझिए। तो यहाँ से स्टार्ट होता है वर्ण विचार और कुछ 3-4 पेज तक ये वर्ण विचार है। ये पूरे बुक का नाम क्या है, व्याकरण। तो अब देखिए इस व्याकरण में जिस भाग में हम वर्ण के बारे में पूरा अध्ययन करेंगे तो इसी को हम कहते हैं वर्ण विचार। शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए वर्ण विचार क्या कहेंगे, व्याकरण का वह भाग जिसमें हम वर्णों के रचना, उच्चारण तथा प्रकार, मतलब वो कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे या वर्णन हो, उसी को हम वर्ण विचार कहते हैं। अब कहिएगा वर्ण विचार तो जान गए, आखिर वर्ण क्या होता है। वर्ण पे तो विचार करेंगे, सबसे पहले तो हमको जानना है वर्ण नाम, वर्ण कहेंगे किसे। तो चलिए देखते हैं वर्ण को भी, एक भी डाउट आपके मन में बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। अब देखिए वर्ण, आखिर ये वर्ण है क्या। तो देखिए वर्ण उस मूल ध्वनि को कहेंगे, ध्वनि मतलब आवाज, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहेंगे जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। तो पहले लिखते हैं फिर समझेंगे। लिखेंगे वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। ठीक है, यानी वर्ण उस मूल ध्वनि को कहेंगे जिसका खंड यानी टुकड़ा नहीं किया जा सकता। अब कहिएगा तो वर्ण होता क्या है। अब देखिए जैसे में हम कहेंगे अ, तो अ के खंड नहीं होगा, कहेंगे हर्षौ री, तो इस सब का खंड नहीं होता है। अब देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात है क का क्या खंड होगा, तो बिल्कुल जी होगा। तो कहिएगा क का खंड कैसे, तो देखिए क जो बना होता है क हलंत और अ से मिलकर के बना होता है, क हलंत और अ से मिलकर के क्या बना होता है, क। समझ में आया बातें। तो इसमें क्या हो जाएगा, अब कहेंगे प कैसे बना होता है, तो ये प हलंत और अ से मिलकर के बना होता है। प हलंत लगाए इसका मतलब इसमें अ नहीं है। जैसे आप कोनो भी बोलिए क, तो लास्ट में क्या आता है अ। अब बोलिए आप च, तो लास्ट में क्या आ जाएगा अ। समझ में आया बातें। तो अब देखिए तो क्या लिखेंगे इसमें, जिसका खंड या टुकड़ा। अब क हलंत लिखे तो इसका खंड टुकड़ा कर सकते हैं, अब इसका खंड नहीं होगा। प हलंत च ट त प या कुछ भी आदि कर देते हैं, तो इस सब का क्या होगा, खंड या टुकड़ा नहीं होगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, वर्ण। इसी को क्या कहेंगे, वर्ण। अब कहिएगा सर जी वर्ण के संख्या क्या गो होता है, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। अब आगे देखिए वर्ण की संख्या। तो अब देखिए सबसे पहले वर्ण की संख्या पढ़ने से पहले देखिए वर्ण की जो होता है, वर्ण यानी कहेंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहेंगे, तो ये होगा वर्ण या ध्वनि, वर्ण या ध्वनि। अब बने रहिएगा। अब वर्ण और ध्वनि में क्या अंतर है, तो ध्वनि मतलब जब हम इसको बोलते हैं, यानी जब मौखिक भाषा को हम बोलते हैं तो वो हमारा ध्वनि है, जैसे हम अभी बोल रहे हैं ये क्या है, ध्वनि है। और जब उसको हम लिख देते हैं तो वो वर्ण है। जैसे है ये मान के चलिए क, और क को जब हम बोले तो ये क्या हुआ, ध्वनि। और जब हम क को लिख दिए तो ये हमारा कहलाएगा वर्ण। बस ध्वनि और वर्ण में यही अंतर है कि जिस मौखिक भाषा को अगर हम बोलते हैं तो वो होता है ध्वनि, अगर मौखिक भाषा को हम लिख दिए तो वो हुआ हमारा वर्ण। तो अगर कहेगा आपको भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो क्या कहेंगे, वर्ण या ध्वनि। अब कहेगा भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, भाषा की सबसे छोटी
सार्थक इकाई किसे कहते हैं? सार्थक इकाई मतलब सबसे छोटी सार्थक इकाई। अब सार्थक का अर्थ क्या होता है? सार्थक का अर्थ होता है जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले। तो किसी भी भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई जो होता है शब्द होता है। अब शब्द क्यों होता है इसको भी जानते हैं। अब देखिए हम अलग अलग लिख दे, अगर क ल म, तो इसका अलग में क है तो इसका कोई अर्थ नहीं, ल है अलग में कोई अर्थ नहीं, म है अलग में कोई अर्थ नहीं। और जब इसको हम मिला देते हैं क ल म, कलम बन जाता है। और कलम मन पेन बुझते हैं आप लोग, तो इसका क्या कुछ ना कुछ अर्थ है। अर्थात किसी भी भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होगा? हमारा शब्द। क्या होगा? शब्द। ये भी बात यही आप लोग जान लीजिए कि वर्ण के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं और शब्द के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। ठीक है। अब देखिए इसी में आपको अगर और डीप पूछा, कंपटीशन में मान के चलिए पूछ दिया, तो आपको पूछेगा भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? मतलब जिसको हम लोग लिखते हैं, और वो क्या होना चाहिए? सबसे छोटी इकाई होना चाहिए। अभी तुरंत बताए। जब कहेगा कि सबसे छोटी लिखित इकाई, तो लिखित हम किसको कहते हैं? वर्ण को लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा वर्ण। अगर और आपको घुमा दिया क्वेश्चन, कहेगा भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तो क्या हो जाएगा आपका? ध्वनि। क्या होगा तब? ध्वनि। समझ में आया? वर्ण और ध्वनि। यानी भाषा की सबसे छोटी लिखित मतलब मौखिक भाषा को अगर हम लिख देते हैं तो वो वर्ण होता है, और मौखिक भाषा को जब हम बोलते हैं तो वो हमारा ध्वनि होता है। समझ में आ गया होगा इतनी बात। अब आगे हम लोग समझते हैं कि वर्णमाला किसे कहते हैं। क्या समझेंगे अब? वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला तो आप लोग जानते होइएगा कि वर्णमाला क्या होता है और वर्णमाला क्या होता है, इसको देखते हैं। अब देखिए जैसे फूल को, यानी कि एक से अधिक फूल को क्या करते हैं? मिला देते हैं, तो फूल के माला हो गया। उसको क्या कहेंगे? फूल के माला। तो इसी तरह वर्ण को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? वर्णमाला। समझ में आया बातें? तो चलिए देखते हैं। यानी वर्णों के, लेकिन क्रमबद्ध होना चाहिए, इस बात को भूलिएगा नहीं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे, वर्णमाला कहते हैं। अब कहिएगा आखिर ये वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं तो कौन कौन वर्ण है? तो चलिए इसको भी देखते हैं कि आखिर ये वर्ण कौन कौन है। चलिए बगल हो जाते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है। अब मिटाते हैं फिर से। अब हम लोग देखेंगे वर्ण कितना होता है और ये कौन कौन सा वर्ण है। ठीक है। तो अब देखिए अभी जो है आधुनिक हिंदी वर्णमाला में टोटल 52 वर्ण है। कितना वर्ण है? 52 वर्ण है। उस 52 वर्णों को भी बांटा गया है। ठीक है। लिखेंगे आधुनिक हिंदी वर्णमाला में, आधुनिक हिंदी वर्णमाला में, आधुनिक हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? कुल 52 वर्ण है। कितने वर्ण है? 52 वर्ण। अब ये 52 वर्ण कौन कौन है इसको पहले देखते हैं, फिर हम लोग कल की वीडियो में वर्णों के प्रकार देखेंगे। ये 52 वर्ण में पहला चलाएगा अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ। उसके बाद आ जाएगा री, ए, उसके बाद ओ, अनुस्वार, अविसर्ग। ठीक है। तो इसकी संख्या देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसकी संख्या कितना हो गया? 13।
अब हम लोग देखते हैं अगला इनके बाद क्या होता है, क वर्ग। क वर्ग में कौन कौन आएगा, क, ख, ग, घ और अंग। ठीक है, तो इसकी संख्या कितना हो गया, 5। अब अगला देखेंगे क वर्ग। वर्ग का मतलब ये हो जाता है क, ख, ग, अंग। अब अगला आता है च वर्ग। तो च वर्ग में क्या क्या आएगा, च, छ, ज, झ और य। तो इसकी भी संख्या कितना है, 5। अगला देखिए, अगला आएगा ट वर्ग। ट वर्ग में कितना, ट, ठ, ड, ढ और मूर्धांत न, और इसकी भी संख्या कितना है, 5 है। आगे देखिए त वर्ग। त वर्ग तो क्या हो जाएगा, त, थ, द, ध और न, तो तथा ये भी कितना है, 5। उसके बाद आ जाएगा आपका प वर्ग। प वर्ग में क्या क्या, प, फ, ब, भ और म, तो इसकी भी संख्या कितना है, 5। अगला आता है अंतस्थ वर्ण, इसको कहते हैं। ये सब बातें आगे करेंगे कि आखिर अंतस्थ क्या होता है, उसमें क्या होता है। तो अंतस्थ वर्ण की संख्या 4 होता है, य, र, ल और व। ये कितना हो गया, 4। उसके बाद आपका हो जाएगा ऊष्म। उसके बाद होता है ऊष्म व्यंजन वर्ण। ऊष्म व्यंजन वर्ण की संख्या भी 4 होता है, तालव स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। ये भी कितना हो गया, 4। अगला होता है संयुक्त व्यंजन। आगे पढ़ेंगे स्वर और व्यंजन है क्या, संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन की संख्या कितना होता है, 4। कौन कौन, अक्ष, तर, ज्ञ और स्र। इसकी संख्या कितना हो गया, 4। आगे देखिए, ये टोटल अभी तक कितना हो गया है, 13। और ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5, यानी स्पर्श व्यंजन वर्ण इसको कहते हैं। और स्पर्श व्यंजन की संख्या हो गया आपका 25। स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या 25। तो 25 13 कितना हो गया, 25 10 35 और 3 38। 38 4 कितना हो गया आपका, 42। 38 4 42 और 42 4 कितना हो गया, 46। 42 4 46 और 4 50 कहिएगा। और 2 कहाँ गया, तो 2 होता है आपका अयोग वाह, नए गृहीत व्यंजन। क्या होता है, नए गृहीत व्यंजन। नए गृहीत व्यंजन या इसी को कहते हैं आगत व्यंजन। आगत व्यंजन या इसी को कहते हैं द्विगुणित व्यंजन। या इसी को क्या कहते हैं, द्विगुणित व्यंजन। ठीक है, तो अब देखिए नए गृहीत व्यंजन की संख्या है 2। और नए गृहीत व्यंजन है क्या, इसको आप लोग भली भांति जानते होइएगा। ये बड़ी र है और ये क्या है, ढ। अब इसमें आपको प्रश्न उठ सकता है कि ये आखिर ढ यहाँ क्यों आया, ये ढ तो यहाँ दिया हुआ है जी नहीं। यहाँ आप ध्यान से देखिए कि नीचे में ये बिंदु नहीं है और यहाँ पे नीचे में बिंदु है, और इस बिंदु को कहते हैं नुक्ता। क्या कहते हैं, नुक्ता। तो ये कौन कौन हो गया, बड़ी र और ढ। अब गिनिएगा इनको तो आपको पुर जाएगा ये कितना, 52। कितना पुर जाएगा, 52। जानकारी के लिए बता दे, ये अनुस्वार और विसर्ग इसी को कहते हैं अयोगवाह। क्या कहते हैं, अयोगवाह। हालांकि इसको अगले वीडियो में हम लोग बिल्कुल देखेंगे। अभी हम लोगों को सिर्फ देखना था कि आधुनिक हिंदी वर्णमाला में जो होता है कुल 52 वर्ण होता है। कितना वर्ण होता है, कुल 52 वर्ण। वही ये 52 वर्ण है। अब चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। 13 हो गया ये आ में, और स्पर्श व्यंजन वर्ण टोटल कितना हो गया, 25। और ये कितना हो गया, 4 तिया 12 और ये हो गया 2। तो 5 3 8 2 10 2 कितना हो गया, 12 का 2 हासिल 1 1 को इसमें जोड़िए 2 2 4 और 1 5, यानी ये टोटल कितना हो गया, 52 वर्ण। तो आधुनिक हिंदी वर्णमाला में जो है यही 52 वर्ण है, यही 52 वर्ण है। आशा है आप लोगों को ये बिल्कुल 0 लेवल से हम पढ़ाए हैं तो समझ में आया होगा। अगर आपको पूर्णतः 100 में 100% समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और एक लाइक कर दे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।